अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आज बात होगी सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से। जस्टिस अजमत सईद शेख की जानिब से आज सदारत में एक इजलास हुआ पीसीबी का लाहौर में, जिसमें रमीज़ राजा जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। रमीज़ राजा की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सजेस्ट की गई थी, जिसके बाद आज इलेक्शंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल किसी भी कैंडिडेट ने अपने आप को सामने नहीं खड़ा किया, जिसके बाद वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। और साथ ही साथ रमीज़ राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज, जिसमें उन्होंने कई धुआंधार ऐलानात भी किए और अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी किया है। उन्होंने साथ में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप T20 के लिए नए कोचेस का ऐलान भी किया और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अब मामला जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर उनको रीसेट करने की ज़रूरत है और वो इसी मकसद और मिशन के साथ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है 18 साल के बाद। सन 2003 में आखिरी बार न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसके बाद अब 2021 में न्यूजीलैंड की टीम लाहौर पहुंची ही है हफ्ते के रोज़, और उन्होंने जो है वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 ODIs और 5 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं। इसी बारे में बात करेंगे आज। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर और पाकिस्तान के साबिक बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं वो, और इस वक्त उनकी वाबस्तगी जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ है। बतौर हेड कोच वो लाहौर कलंदर्स के साथ काम कर रहे हैं। जनाब आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हैं फवाद मुस्तफ़ा, और सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार जर्मनी से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं सैयद हैदर साहब। और हम इन सब से ये जानेंगे कि पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शन है इस हवाले से बात होगी, और साथ ही हम बात करेंगे कि रमीज़ राजा जो हैं वो किस तरीके से बोर्ड के मामलात को आगे लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मोहम्मद हफीज़ को बहुत ही जल्दबाजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैरेबियन प्रीमियर लीग को छोड़कर वापसी आने के लिए कहा, जबकि उनको डेडलाइन जो है वो पहले 18 सितंबर की दी गई थी, जबकि उनको फिर उसके बाद कहा गया कि आप 12 सितंबर तक अपनी हाज़िरी लाहौर में यकीनी बनाएं। जिसके बाद मोहम्मद हफीज़ कल पहुंच तो गए, लेकिन अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है, और अगर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो देखना होगा कि वो क्या ऐलान या क्या इंकशाफात करते हैं, क्योंकि और खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं जिनको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन सिर्फ मोहम्मद हफीज़ के साथ ही ऐसा क्यों किया गया, इस बारे में भी होगी बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान आज रमीज़ राजा ने संभाल ली है। सीधा कमेंट्री बॉक्स से जो हैं वो चेयरमैन की सीट पे पहुंच गए हैं, और इस बारे में हम बात करेंगे कि रमीज़ राजा जो हैं वो आया तमाम तवक्कुआत पर, क्रिकेट बोर्ड के मामलात को ठीक करने पर, और आइंदा के जो मामलात उन्होंने संभालने हैं, ख़ासकर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको वो किस तरीके से लेकर चलेंगे। ख़ास तौर पे जो मामलात ICC के साथ हैं और जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स के इश्यूज़ हैं, इन सबको वो किस तरीके से एड्रेस करेंगे, क्योंकि रमीज़ राजा को जिस तरीके से पूरी दुनिया जानती है क्रिकेट कमेंट्री की वजह से, उनके ताल्लुकात जो हैं वो दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, खिलाड़ियों के साथ भी अच्छे रवाबित हैं। और साथ में ये बात भी होगी आज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन माजी में रह चुके हैं वो जर्नल भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, क्रिकेटर्स भी रहे हैं। रमीज़ राजा जो हैं वो चौथे क्रिकेटर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालेंगे, चेयरमैन बनेंगे। इससे पहले अब्दुल हफीज़ कारदार, जावेद बरकी साहब और 2008 में एजाज़ भट्ट साहब ने PCB चेयरमैन का ओहदा संभाला था, और अब रमीज़ राजा साहब ये ओहदा संभाल रहे हैं। वो चौथे खिलाड़ी होंगे, क्रिकेटर होंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को देखेंगे। और रमीज़ राजा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बहुत क्लियरली बताई कि पूरी दुनिया का रुझान जो है वो अब क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की तैनाती के लिए बदल रहा है, और यही ऐसे कुछ मामलात ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी देखे जा रहे हैं, अच्छा, हमें अब ज्वाइन कर लिया है इस वक्त आकिब जावेद साहब ने। आकिब जावेद साहब, वेलकम टू द शो। और मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आज रमीज़ राजा साहब जो हैं वो चेयरमैन PCB इंतखाब उनका हो चुका है, और आप भी वहाँ मौजूद थे, आपकी उनसे बात भी हुई होगी। बतौर चेयरमैन तैनाती आप उनकी किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्रिकेट है तो क्रिकेटर अगर चेयरमैन आ जाए तो उससे अच्छी तो बात हो नहीं सकती। और इस वक्त सबसे जो बड़ी जरूरत है वो अपनी क्रिकेट को ठीक और बेहतर करने की जरूरत है। जो पिछले
कुछ सालों से बहुत नीचे हमारी जो क्रिकेट का स्टैंड गया है। तो इस वक्त जो आप कह रहे थे कि फ्यूचर टूर्स और दूसरे क्रिकेट बोर्ड से वो सारी सेकेंडरी चीजें अभी हंगामी तौर पर उन्होंने कहा भी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा मेरा टास्क है वो ये है कि इस क्रिकेट को हमने वापस उन बुलंदियों पे ले जाना है जहां पाकिस्तान 90s में होता था। आई थिंक उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद उन्होंने चैलेंज कबूल किया है। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने उनको लगाया है, उन्होंने चैलेंज कबूल किया है, तो सवाए काम बेहतर करने की उनके पास तो चॉइस ही नहीं बचती। बिल्कुल। अच्छा आकिब जावेद साहब, हमारे पास जो है वो पहले हमने माजी में देखा है, आप भी जब उस टाइम पे क्रिकेट खेलते थे तो हमने ब्यूरोक्रेट्स को चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट किया, हमने क्रिकेटर्स को भी माजी में किया है, हमने एक जर्नलिस्ट को भी अपॉइंट किया है एज अ पीसीबी चेयरमैन, और इसके अलावा जर्नलों ने भी ये कमान संभाली है। तो इन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आप क्या समझते हैं कि एक क्रिकेटर को क्या एज हासिल होता है अगर वो पीसीबी चेयरमैन बनता है? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट और भी बहुत सारे मामला देखने होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या डिप्लोमेटिक मामला हो। इस तनाजुर में आप जो है वो एज अ क्रिकेटर रमीज़ राजा को कैसे तमाम फ्रंट्स पे लड़ते हुए देखेंगे? देखिए, आज तक के जितने भी चेयरमैन मेरे होते खेलते या जब मैं अकेडमी में था जो पाए, उन सब में से आपका काम बाकी रह जाता है, बाकी तो लोग तो आते जाते रहते हैं चेयरमैन। तौकीर दिया जब चेयरमैन थे और रमीज राजा सीईओ थे, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट का काम हुआ, अकेडमीज बनी, एक सिस्टम रीजनल आया, रीजनल लेवल के ऊपर प्रोफेशनल सेटअप बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि उनको एहसास है कि वो जो एक सिलसिला शुरू था अकेडमीज का, जिसके थ्रू आपको सक्सेस भी मिली, 2004 का, 2006 का, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप आप जीते, तो उसको दोबारा से मेरा ख्याल है कि उनको शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब तक एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक के जो प्लेयर्स हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एक प्रोफेशनल सेटअप में ट्रेन नहीं होंगे, तो आपके पास जो अभी हमें लग रहा है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है, हमारा बेंच जो है वो इतना कमजोर हो चुका है। तो इन चीजों को एकदम से तो इसमें चेंज नहीं आ सकती, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि हम सब लोग वेट नहीं करेंगे क्या 6 महीने के अंदर अंदर वो सिस्टम चलाना शुरू कर दें। एक 2-3 वीक के अंदर वो सारा कुछ जो चीजें होने वाली हैं, जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उनको सामने रख के उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जानी चाहिए विद इन फ्यू मंथ्स। और इसके रिजल्ट्स आपको जो 2008 में अकेडमी का डेवलपमेंट का जो रुका है, अब उनको दोबारा करेंगे तो 2 साल आपको लगेंगे इसी सिम पे आते हुए। राइट। अच्छा आकिब जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि रमीज़ राजा ने आते साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ कोचेस अनाउंस किए हैं, जिसमें उन्होंने मैथ्यू हेडन और वेरन फिलांडर का नाम अनाउंस किया है बतौर वर्ल्ड कप T20 के लिए पाकिस्तान के वो कोचिंग की फ़राइज़ संभालेंगे। तो बेहतर ये नहीं था कि हम सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक जो कि हमारे लोकल कोचेस हैं और उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। सकलैन मुश्ताक साहब ने तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काफ़ी काम किया है, बल्कि वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ भी थे उनके। तो बेहतर ये नहीं था कि अभी हम इतने करीब पॉइंट पे, जब वर्ल्ड कप बिल्कुल हमारे सामने है इस वक्त, तो हम उनके साथ कैरी ऑन करते बजाय इसके कि 2 फॉरेन कोचेस को एकदम से लाकर टीम के साथ एडजस्ट किया जाए? देखिए, उसमें ये है कि अगर सकलैन और रज़ाक की बात करें तो उन्होंने भी अभी पहली दफा पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे। और जब एक चीज आपकी फ्लॉप जाती है ना, तो फिर बंदा ये सोचता है कि मैं एक एग्रेसिव माइंडसेट और एक डिफरेंट कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो परमानेंट कोचेज हैं। क्योंकि देखिए, आपको जो परमानेंट कोचेज है, जो बेहतर कोचेज है, वो इतने शॉर्ट टर्म में आपको मिलते भी नहीं है, उनकी अपनी अपनी कोई असाइनमेंट्स होती हैं। तो इसलिए उनको लाया है, मेरा ख्याल है कि वो इसलिए लाए हैं कि जो एक हिडन, उसका जो अग्रेसिव माइंडसेट है, वो ऐसी चीजें वक्ती तौर पे कुछ ज्यादा फायदा तो कोई भी नहीं पहुंचा सकता, बट मे बी एक ड्रेसिंग रूम के अंदर एक एग्रेसिव माइंडसेट होना, इससे शायद चीजें जो है बेहतर हो जाए।
ठीक। अच्छा, मुझे आकिब जावेद साहब ये बताइएगा कि अगर आपको कोचिंग का कोई ओहदा पीसीबी ऑफ़र करता है तो आप इंटरेस्टेड होंगे उसके अंदर? आपके क्या देखिए प्लान्स होंगे इस मामले में? मेरा तो ऑलरेडी जो टीम कोचिंग है, मुझे मेरा वो असल में फर्स्ट लव नहीं है। मेरा काम है जो डेवलपमेंट का, मुझे ग्रास रूट जी। पे लोगों को पिक करना, डेवलप करना, ये मुझे ज्यादा पसंद है। और मैं ऑलरेडी ये काम जो है इतने सालों से लाहौर के अंदर के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आई डोंट थिंक कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, बट ये है कि अगर कोई समझ आती है तो उनको चीजें कुछ हाईलाइट करूंगा कि ये चीजें कि क्यों खराब हुई हैं और इनको दोबारा से कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आकिब जावेद साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप के लिए और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट देखी होगी। ऐसे कोई चेंजेस हैं जो आप टीम में देखना चाहते हैं, क्योंकि टीम के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई है? देखिए अब मुश्किल है चेंज, बट आई थिंक कि इसके अंदर फखर जमान का होना जरूरी था। और बाकी अब चेंजेस, इन्होंने इतनी चेंजेस कर दी हैं कि अब ना पता चलता है कौन प्लेयर है, कौन प्लेयर नहीं है, कौन फॉर्म में है, कौन नहीं है। क्योंकि किसी को भी ला के एक लॉन्ग रन जो है वो दिया नहीं है। तो इस तरह से कभी भी ना टीम डेवलप होगी ना प्लेयर डेवलप होंगे। तो अब तो जो है बस यही है। ठीक। अच्छा, रमीज़ राजा साहब ने आज एक बहुत बोल्ड ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कप्तान को इख्तियार ज़रूर होना चाहिए टीम सिलेक्शन में मुदाखलत का, कि वो अपनी मांगे हुए खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर लेकर लड़ाएं। लेकिन रमीज़ राजा साहब ने कहा कि ये पहले कप्तान को ये इख्तियार जो है वो अर्न करना पड़ेगा, वो ये उनको बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। पहले उनकी जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसके बाद उनको ये इख्तियार सौंपा जाएगा। तो आप उनकी इस बात से अग्री करते हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कप्तान को इख्तियार हो खिलाड़ी चुनने का कि वो किन को लेकर ग्राउंड में उतरना चाहते हैं? जैसे इमरान खान साहब जिस बात के लिए मशहूर थे कि वो अपने मुंतखब करदा खिलाड़ियों को ग्राउंड में लड़वाते थे और उसकी वजह से रिजल्ट भी प्रोड्यूस होता था। देखिए उससे पहले वो सही तो कह रहे हैं कि आपको फिर इमरान खान पहले बन के दिखाए ना। इज्जत जो है वो कमांड की सकती है, मांगने से तो नहीं मिल जाती है। आप ऐसे काम करें, आप ऐसी परफॉर्मेंस दें, आप ऐसी ऐसी ऑनेस्टी दिखाएं कि लोग आपके ऊपर जो है बिलीव करें। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली कि आप बाबर को जो है आप इस तरह की पावर्स में इतनी ज्यादा तो नहीं दे सकते। क्योंकि इमरान खान को भी जब वो पहली दफा बने थे तो इतनी तो नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने अच्छे डिसीजंस लिए, उन्होंने अच्छे प्लेयर्स को डेवलप किया, तो फिर जाके उनको इतनी इज्जत मिली। तो बाबर को भी प्रोसेस तो वही है, इज्जत कमाने का और कमान संभालने का। ठीक। अच्छा, हारिस रऊफ़ की सिलेक्शन को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि वो आपकी टीम लाहौर कलंदर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं? मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, शाह नवाज दहानी के होते हुए उनको सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि तनकीद ये की जाती है कि उनके पास सिर्फ पेस है और लाइन एंड लेंथ पे उनका कंट्रोल इतना काबू नहीं होता उनसे। तो इन पिचेस पे यूएई के ट्रैक्स के ऊपर आपके ख्याल से वो साजगार साबित हो सकेंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए आमिर का तो कोई चांस दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जब वो ड्रॉप हुए हैं तो कितने मैचेस उनको मिले और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई थी। और अभी भी अगर आप देखें तो पूरा पीएसएल देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उसमें नजर नहीं आई। और टीम वो होनी चाहिए जो रीसेंट पास में जिन लोगों को आपने खिलाया है और जिनके ऊपर आप उनको डेवलप कर रहे हो। वर्ल्ड कप में अचानक से वहाब को ले आना, अगर लाना था तो उसको एक साल पहले आप टीम के साथ तो रखिए ना। जैसे शुएब मलिक है तो वो भी टीम के साथ अगर होते सीरीज खेल रहे होते तो पता चलता फॉर्म कैसी है, किस तरह से वो इस टीम के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ जो हैं उनको पीसीबी ने एकदम से वापसी बुलाया है कैरिबियन प्रीमियर लीग छुड़वा कर, और ख़बरें कुछ इस तरीके से गर्दिश कर रही हैं कि वो अनकरीब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। हमने देखा है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो रमीज़ राजा के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में। उनकी ट्विटर वाली जो उनकी दोनों की गुफ्तगू हुई थी वो सबके सामने है। तो आप क्या देखते हैं कि उनके साथ कोई किसी किस्म का इनजस्टिस हो रहा है? देखिए वो तो जब इसको एनओसी दी थी तो वो तो पहले था और उन्होंने उसको कहा कि आप वापस आए। और आई थिंक कि अगर एक प्लेयर को
की एनओसी है, एक बड़ा है, बड़ी स्ट्रेंज सी चीज लग रही है मुझे, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी जो रमीज की आप बात करेंगे, हफीज के उससे जो ताल्लुक है, देखिए जब आप एक इस बड़े ओहदे पे आ जाते हैं तो फिर आप कोई छोटी छोटी चीजों को भुलाना पड़ता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और आपको फिर बड़ा बनना पड़ता है, बड़ापन दिखाना पड़ता है। आई डोंट थिंक कि उनको ऐसा वो कभी सोचेंगे भी, क्योंकि अब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एक सिर्फ रमीज राजा नहीं है। बिल्कुल, एज दे से विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता कई बरसों में कोई नामवर फास्ट बॉलर को जो है वो नहीं पैदा कर सका। हमने देखा कि हमारे पास आप थे, वसीम वखार थे, उसके अलावा हमारे पास जो हैं फिर शुएब अख्तर आए, और भी कई फास्ट बॉलर्स आए, मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर थे, लेकिन इनके बाद से अब एक बहरान सा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जिस बात के लिए मशहूर था कि हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर्स, पेसर्स होते हैं जो बैट्समैनों को बहुत परेशान करते हैं, गुज़िश्ता कई बरसों से जो है वो हमें इस तरीके के फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, आपके पास काफी पोटेंशियल आया, काफी लोग ऐसे थे जो बेहतर किए जा सकते थे, लेकिन जो एक इनकंसिस्टेंट माइंडसेट रहा है ना पिछले 3-4 साल में स्पेशली, आपने किसी को उतना मौका ही नहीं दिया कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें या उस लेवल तक ले जा सकें। अभी आप अनकरीब कौन से 4 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को देख रहे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को ग्रूमिंग की ज़रूरत है और जो हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छे तरीके से फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में संभाल सकते हैं? देखिए, पोटेंशियल तो है इनमें, शाहीन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा वो बन भी गया है। इसके अलावा भी आपके पास जैसे आप हारिस है, हसन अली है, ये धानी है, तो इस तरह के आपके पास काफी ऑप्शन हैं। आप अब उनको यूज करना जो है वो एक बात है। जैसे मेरा इंटरव्यू ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे आकिब जावेद साहब। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। एंड यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सी यू आफ्टर द ब्रेक। आप लाइन पे ले लिएगा, उन्होंने कहा वेलकम बैक। बात होगी अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली सीरीज़ की। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है 18 साल के बाद। सन 2003 में आखिरी बार दौरा किया था न्यूजीलैंड की टीम ने, और अब पाकिस्तान का दौरा कर रही है ठीक 18 साल के बाद। और 3 ODIs और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे दोनों टीमों के दरमियान, और ये एज अ प्रिपरेशन भी इस्तेमाल हो रही है सीरीज़ फॉर द T20 वर्ल्ड कप। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान जब किसी भी बड़े आलमी इवेंट, ICC इवेंट के करीब होता है तब भी स्कैंडल्स की ज़िद में घिरा होता है और तैयारी हमारी मुकम्मल नहीं होती। हम आखिरी वक्त तक अपने कोचेस का इंतखाब कर रहे होते हैं, टीम सिलेक्शन के ऊपर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही होती हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा और हमारा जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट कौन लीड करेगा। और साथ ही साथ हम टीम सिलेक्शन के ऊपर भी अब बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद की जा रही है और क्यों की जा रही है, और साथ ही उनके मुतबादिल कौन से हो सकते थे। PCB ने टीम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 10 अक्टूबर तक T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम में तब्दीलियां की जा सकती हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहेंगे हालांकि। लेकिन टीम की तब्दीलियों की बात शुरू हो गई है अभी से, हालांकि अभी तक क्रिकेट सीरीज़ शुरू नहीं हुई है। और साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि मोहम्मद नवाज़, जिनको कोरोना वायरस की तशखीस हुई इस्लामाबाद पहुंचने पर, और इस वक्त वो आइसोलेशन में है और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा भी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी उनका नाम है, वो आया मज़ीद स्क्वाड का हिस्सा रह सकेंगे या फिर उनको ड्रॉप किया जाएगा, और अगर ड्रॉप किया जाता है तो फिर उनके मुतबादिल जो हैं वो कौन होंगे। इस सारे बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर, वेलकम टू द शो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम क्यों आखिरी वक्त तक इंतज़ार करते हैं, क्यों हमें पहले से नहीं पता होता। पूरी दुनिया की टीमें जो हैं वो पहले से तैयारियां करती हैं, एक ICC का इवेंट ख़त्म होता है उसके बाद वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं अगले मेगा इवेंट के लिए। हमें अभी तक नहीं पता हमारा कोच कौन है, हमारे जो है वो ओपनर्स कौन होंगे,
हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट को कौन लीड करेगा? आखिर हम ही इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं? देखिए, वजाहत हमारी यहाँ असल में दुनिया का अगर आप मुवाजना करें तो ज़्यादातर जगहों पे जो बड़े अच्छे क्रिकेटिंग नेशन हैं या टॉप टीम्स हैं, वहाँ पर सिस्टम्स बने हुए हैं। वहाँ पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उससे बहुत कम इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उनके सिस्टम्स बने हैं। तो जो आ भी रहा होता है तो सिस्टम के थ्रू ही और उसके तहत ही चलना होता है। ये हलचल पाकिस्तान में ही रहती है कि किसी वक्त भी कोई हटाया जा सकता है, किसी वक्त भी कोई आया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि पिछले 20-25 साल से पहले भी थी, लेकिन अब ज्यादा मदाखलत जो है वो हुकूमत की रही है। और क्योंकि पहले प्रेसिडेंट होते थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हो गए, सो ये जो पेट्रोन इन चीफ हैं, सो इनकी वजह से कुछ भी थोड़ा सा होता है तो कोई भी चेयरमैन चेंज हो जाता है या सीईओ चेंज हो जाता है, फिर उसके साथ साथ कोचेस चेंज हो जाते हैं। हालांकि इनका टेन्योर खत्म हो रहा था चेयरमैन का और इन्हें चेंज होना था। सो यही काम अगर हम थोड़ा सा एडवांस में कर लेते, थोड़ा सा पहले प्लान कर लेते, तो चीजें इस तरह से नहीं होती। तो ये अब इत्तेफाक की बात है, ये हुआ और अब बहुत कुछ होता है और होता रहेगा। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी रमीज राजा की सुनी है। अच्छा, रमीज राजा साहब जो हैं वो आज चेयरमैन मुंतखब तो हो गए हैं और उन्होंने कई दावे भी किए हैं अपने लाएअमल के हवाले से कि वो क्रिकेट बोर्ड को पूरी फंक्शनैलिटी को रीसेट करने जा रहे हैं। आप उनके इस अपॉइंटमेंट को कि वो कमेंट्री बॉक्स से निकलकर सीधा चेयरमैन ऑफिस की सीट पे पहुंच गए, तो आप उनकी इस तैनाती को किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी काबिलियत? और आपको पता है कि वो उनके डिप्लोमेटिकली भी और दीगर मुल्कों के खिलाड़ियों से, कमेंट्री स्टाफ से, बोर्ड से अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो कामयाब हो सकेंगे हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करने में? देखिए, हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है ना वजाहत, वो अनफॉर्चुनेटली ये है कि जी जो भी पेट्रोन इन चीफ है वो नॉमिनेट करता है अपना चेयरमैन पीसीबी को। सो पहले भी किया था, अब रमीज आ गए हैं। रमीज जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रहे थे वो तो बहुत इंप्रेसिव लगी मुझे। अब उन पे कितना अमल होता है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बात की, उन्होंने क्लब क्रिकेट की बात की, उन्होंने पिचेस के हवाले से बात की, उन्होंने यहाँ तक नजर आया कि उन्होंने बताया कि जी जैसे लाहौर और कराची में है कि स्पाइक्स अलाउ नहीं है क्लब क्रिकेट में। तो जो मसाइल हैं, फिर अंडर 19 के हवाले से उन्होंने बात की, किस ब्रांड की हमने क्रिकेट खेलनी है, बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं जो हम सारे कर रहे होते हैं। अगर वो वाकई इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो साथ सच में टोटली अग्री करता हूँ कि 6 महीने में आपको फर्क नजर आएगा। प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करने में। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों को नाराज करना होता है। हम नाराज नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह हो रही है। बहुत से लोग आते हैं बहुत सारी चीजें सोच के, लेकिन फिर वो आखिर में जॉब करना शुरू हो जाते हैं। जब वसीम खान भी आए थे या मानी साहब भी आए थे, ये तो नहीं कहा जा सकता ना, मानी साहब आईसीसी के साथ काम कर चुके हैं, वसीम इंग्लैंड में काफी कुछ काम किया था, लेकिन 3 साल बाद आज हम जहाँ खड़े हैं तो पहले से और ज्यादा बुरा हाल हो गया। तो रमीज जो बात कर रहे हैं वो तो जहाँ जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, या मैं खुद जितना थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझता हूँ, मुझे तो बहुत इंप्रेसिव लगे, मुझे तो बहुत मजा आया। और तो ठीक है, जो 2 कोचेज वो लेके आए हैं उनका कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये वर्ल्ड कप तक का असाइनमेंट है जिसपे हम इन्हें देखेंगे। प्लस उन्होंने एक और चीज वाजे कर दी कि जी एक प्राइवेट बैंक है, वो इसकी जो भी कॉस्ट है कोचेस के हवाले से वो संभालेगा। क्योंकि अक्सर हमारे लोग ये शुरू हो गए बात करना कि जी कैसे अपॉइंटमेंट हुआ, क्या इन्होंने ना ऐड निकला ना कुछ हुआ, तो वो इसे टेम्पररी बेसिस पे ले रहे हैं। प्लस उन्होंने एक और अच्छी बात की कि जी मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेन कोचेज ही लाऊं, अगर लोकल भी मुझे अच्छे लोग मिलेंगे तो उनके साथ भी काम हम कर सकते हैं। प्लस वो प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि जी ग्रास रूट लेवल में प्रॉब्लम है, नीचे से इश्यूज आ रहे हैं, क्रिकेट नहीं हो रही, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। उन्होंने समर क्रिकेट लीग की बात की, विंटर क्रिकेट लीग की बात की, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया कि जी लाख लाख रुपए बढ़ा दिए। सो मसाइल जो है उनकी तरफ उन्होंने निशानदेही तो की, और जो डिसीजन वो ले रहे हैं जल्दी ले रहे हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि आप अगर आपको अपने फैसलों पे यकीन है, ट्रस्ट है, तो आप डिसीजन लें। डिसीजन सही और गलत होते हैं। हमारी ये प्रॉब्लम, ये लोग डिसीजन नहीं लेते, डरते हैं। तो डरे नहीं, गलती और सही होगा, और अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, आपने वसीम खान साहब का जिक्र किया है। वसीम खान साहब सीईओ हैं पिछले 3 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि यहाँ पे हम कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा जब एहसान मानी साहब को पीसीबी का चेयरमैन अपॉइंट किया था, तब वो थ्रू आउट 3 सालों के दौरान जो है वो हमें बैक सीट पे दिखाई दिए।
ज़्यादातर जो है वो वसीम खान हमें ड्राइविंग सीट पर दिखाई दिए, चाहे पीएसएल के मामलात हों, इंटरनेशनल क्रिकेट के मामलात हों, तो हमें एहसान मानी जो है वो इतने फोर फ्रंट पे सामने दिखाई नहीं दिए। अब रमीज़ राजा आ गए हैं और वो बहुत अग्रेसिव इस वक्त लग रहा है कि वो फ्रंट फुट पे हिटिंग कर रहे हैं, तो वसीम खान और उनका कोएग्जिस्ट करना पॉसिबल है? देखिए, वसीम खान के वैसे भी आखिरी 3-4 महीने रह गए हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उनको कह दिया जाए कि अब आप अपनी तैयारी पकड़ लें और इन द मीन टाइम रमीज ही देखते रहेंगे जब तक कोई नया सीईओ नहीं आता। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रमीज दोनों पोजीशंस ले लें कि आपको अगर चेयरमैन एक एक्टिव है और वहाँ मौजूद है और वो सारे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि सीईओ आपको ना चाहिए हो सकता है सीईओ की सैलरी पे वो चेयरमैन वाला काम भी करते रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। सो काम तो जो वो कर रहे हैं रमीज, तो वो सीईओ वाला ज्यादा है, बिकॉज चेयरमैन के पास उस लिहाज से ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। जो वो डिसीजंस ले रहे हैं, उनके वो डिसीजन जब वो आए नहीं थे उसके बाद से टीम से मिले, सारा कुछ उन्होंने एक्टिवली काम शुरू कर दिया और वो रोज आके स्टेडियम में बैठेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक आके जी हमें तो ट्रैक सूट पे काम करना चाहिए, ये खेलों से रिलेटेड हमारा सारा काम है, हमें फील्ड में जाके काम करना है। सो मुझे तो लगता है कि वो बड़ा जंगी बुनियादों पे और बहुत ज्यादा तेजी से काम करना चाहते हैं। वसीम को क्या एतराज होगा, उन्हें भी नजर आ रहा है कि उनका टाइम फरवरी तक का टाइम उनके पास मौजूद है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो शायद जल्दी छोड़ जाए। ठीक, अच्छा बात करते हैं कुछ टीम सिलेक्शन के ऊपर। हमने जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा यंग टीम को उतारने पर तरजीह दी है इस बार। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ भी है, वर्ल्ड कप T20 की स्क्वाड भी सेम रहेगी, तो आप कैसा देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे और अब हमने जो है वो प्रेफरेंस दी है रॉ टैलेंट को, हम उनको सामने लेकर आए हैं और उनको मौका दे रहे हैं इतने बड़े एक मेगा इवेंट के अंदर, तो आप को ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ एक बैलेंस होना चाहिए था कि हमें एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना चाहिए था, ना कि ये कि हम सिर्फ उन खिलाड़ियों को जिन्होंने चंद एक लीग्स के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं और सीधा उनको हम इंटरनेशनल टीम में, और ना सिर्फ इंटरनेशनल टीम में बल्कि हम उनको सीधा आईसीसी के मेगा इवेंट के अंदर लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रमीज की, वो जो कह रहे थे कि जी इमरान खान कितनी यंग टीम लेके गए थे 92 में, हम भी यंगस्टर्स को। देखिए, यंगस्टर्स का बहुत बार ये कोशिश हो चुकी है कि यंगस्टर्स के साथ जाया जाए। अच्छा, जिस यंगस्टर्स की वो 90s में बात कर रहे थे, वहाँ क्रिकेट सिस्टम और ओवरऑल क्रिकेट जो स्टैंडर्ड था वो बहुत बहुत बेहतर था एज कम्पेयर टू आजकल जो है। मैं पिछले 25-30 साल से खेली और उसके बाद जितना क्रिकेट देखा है, तो स्टैंडर्ड काफी नीचे आया है। उसकी वजह ये है कि क्लब क्रिकेट तो होती नहीं है, 20-20 ओवर की क्रिकेट हो रही है, उसमें जिस किस्म के प्लेयर निकल रहे हैं वो जब प्रेशर पड़ता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते। इसीलिए अक्सर देखते हैं कि जूनियर क्रिकेट से जो लड़के हैं वो ऊपर क्रिकेट में आके सरवाइव नहीं कर पा रहे। सो उन यंगस्टर्स से इन यंगस्टर्स का मवाजना नहीं हो सकता। हो सकता है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, तो मुझे वो यंगस्टर्स में वो दमखम नजर नहीं आता कि जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में था जिसकी वो 90s की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहे हैं, नई टीम कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी ना। तो अगर वो समझ रहे हैं कि यही टीम बेस्ट है और ये जितवा सकती है, तो लेट्स सी। मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूँ इस टीम में शर्जील खान को भी होना चाहिए था, इस टीम में फखर जमान को भी होना चाहिए, और वो भी कोई ऐसे बड़ी उम्र के नहीं हो गए हैं। अच्छा, बात करते हैं, आपने ओपनिंग पेयर की बात की है, अब बाबर आजम और रिजवान जो है वो पाकिस्तान के लिए अभी रिसेंटली ओपन करते रहे हैं T20 के अंदर ख़ास तौर पे, और दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर एक सीरीज़ में या सीरीज़ के अंदर ही 3 मैच हैं तो 2 में बाबर और रिजवान ने ओपन की, एक में बाबर और फ़खर आ जाते हैं या शर्जील और रिजवान ओपन कर लेते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हम अभी तक जो है वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ सके, और साथ ही हमने जो स्क्वाड का ऐलान किया उसके अंदर कोई बैकअप ओपनर हमने नहीं रखा। मोहम्मद हफीज़ ओपन इनिंग्स करते थे, लेकिन अभी हमने देखा उनकी अब वो तरजीह नहीं रही कि वो इनिंग्स को ओपन करें, वो मिडिल ऑर्डर में खेलना पसंद कर रहे हैं, लोअर डाउन दी ऑर्डर। तो हम क्यों इस चीज़ को अभी तक नहीं फिक्स कर सकें इस इशू को? देखिए, हमारा प्रॉब्लम जो है ना, जो पिछली मैनेजमेंट को जाना पड़ा या उन्होंने रिजाइन किया, वो वजह यही थी। आप देखिए, कोई टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, हर 2 मैच बाद प्लेयर चेंज हो जाते थे, इतनी सारे प्लेयर्स इन 2 सालों में खेल गए। सो वो कंसिस्टेंटली खिलाया ही नहीं गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट होना होता है प्लेयर्स को, और जिनको आप करते हैं तो उन्हें आप चांस देते हैं। बाबर बहुत ग्रेट प्लेयर है, रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो T20 के लिए जो ओपनर्स दुनिया भर के पास है और जो चाहिए, वो दोनों में वो चीज़ें नहीं हैं। एंड आई स्टिल बिलीव कि फखर और शर्जील 2 एक ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अगर ओपन करें तो इन दोनों से नो डाउट बहुत अच्छे दोनों प्लेयर हैं, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें नज़र आएगा उसमें T20 में।
ठीक है। अगर वो दोनों। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त सैयद हैदर साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। उनसे ये जानना चाहेंगे कि सैयद हैदर साहब, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा कि आसिफ अली हो गए, खुशदिल शाह हो गए, शोएब मकसूद हो गए, आज़म खान हो गए, हमने ये हार्ड हिटर्स तो अपने पास रख लिए हैं टीम के अंदर, वर्ल्ड कप के लिए भी, न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए भी, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हमारे पास जो है वो कुछ इस्तेहकाम इनिंग्स में लेकर आने वाले, बीच में सपोर्ट देने वाले प्लेयर्स होने चाहिए थे? एक मोहम्मद हफीज़ हमारे पास हैं, कि आपको लगता नहीं है कि हमें शोएब मलिक की ज़रूरत थी मिडिल ऑर्डर के अंदर? हाँ बिल्कुल, शोएब मलिक को होना चाहिए था। वो बहुत ही सेटल्ड हैं मिडिल ऑर्डर में, और उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है मिडिल ऑर्डर में, तो वो एक अच्छा पाकिस्तान टीम के लिए एसेट हो सकती है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन आप देखें कि पैराशूट के जरिए खिलाड़ी लाए जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब आसिफ अली जो है वो 2 सीरीज में तो आपने उनको बिल्कुल आउट कर दिया था, अचानक आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको लेकर आए। उसके बाद फिर शोएब मलिक को आपने रखा 2 सीरीज पहले, उसके बाद बिल्कुल उनको निकाल दिया। तो ये मिली जुली जो सिलेक्शन हो रही है, ये मैं नहीं समझता इससे कोई कॉम्बिनेशन बन सकेगा। अब इसमें क्या इनका मकसद है ये बताते नहीं है, ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमें हार्ड हिटर चाहिए। अब हार्ड हिटिंग जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि बस आदमी जाए और फौरन मारना शुरू कर दे, उसको इनिंग बनानी पड़ती है। आसिफ अली जो है वो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टूर में बिल्कुल नाकाम रहे, उन्होंने 3 मैचों में 7 रन बनाए हैं। अब वो हार्ड हिटिंग कहाँ पे करते हैं पता नहीं। उस टूर के बाद ना तो कोई पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, ना कोई लीग क्रिकेट हुई है, ना कोई वो सीरीज खेले, इंग्लैंड में नहीं खेले। उसके बाद फिर वो वेस्ट इंडीज तो खैर एक ही मैच हुआ, वहां भी नहीं खेल पाए, थे नहीं। तो अब ये इनका क्या मकसद है ये समझ में नहीं आता है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि शोएब मलिक को आउट करना था और उनकी जगह किसी को सब्स्टिट्यूट करना था, इसलिए उन्होंने आसिफ अली को रखा है, और यही उनका एक अहम नजर आता है मुझे तो। अच्छा, अगर हम कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर इन तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखें हैदर साहब, तो कोई भी इनमें से कोई भी खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। आज़म खान ने थोड़े बहुत रन्स किए हैं, इसके अलावा कोई भी बैट्समैन जिनको हम हार्ड हिटर्स करके टीम के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो 1-1, 2-2, 7, 10, 15 रन, इससे ज़्यादा कोई स्कोर ही नहीं कर रहा वहाँ पे। और इसके बाद हम उनको सीधा लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, जहाँ वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, यहीं से वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या डिज़ास्टर इन द मेकिंग है? मैं तो बहुत डिजास्टर देख रहा हूँ, क्योंकि सिवाय बाबर आजम और रिजवान के आपकी टीम में इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहा हो और एक अच्छा स्टार्ट दे, अच्छी बैटिंग करे। अब बाकी जो बैट्समैन है उनके साथ आप क्या करेंगे पता नहीं। अच्छा, इनको ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये हमेशा कहते हैं यूई हमारी पिचेस हैं, हमारे घर हैं, हमारे होम ग्राउंड है। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये यूई की पिचेस जो हैं वो इंडिया के लिए भी सेम है, श्रीलंका के लिए भी सेम है, बांग्लादेश ने अभी देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही कन्विंसिंगली हराया है, उसके बाद फिर उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया। चले न्यूजीलैंड आप कह सकते हैं कि बी टीम थी, लेकिन टीम तो अपनी फॉर्म में आ गई। बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बनकर सामने आ गई, और ये हार्ड टाइम देगी है, बांग्लादेश भी देगी इस वर्ल्ड कप में हार्ड टाइम, और श्रीलंका भी देगी और इंडिया भी। और पाकिस्तान को अब ये किस तरह ये मैनेज करेंगे ये समझ में नहीं आता है कि सिर्फ हार्ड हिटिंग करके क्या कर लेंगे। 20 ओवर्स का मतलब 20 बॉल्स नहीं, 20 ओवर्स हैं, आपको इनिंग बनानी भी है, हिटिंग भी करनी है, स्कोर भी करना है, और बड़ा स्कोर करना है। यूएई की पिचेस में वहां पे ये 120 140 वाला स्कोर नहीं चलेगा, वहां आपको 200 प्लस चाहिए होगा। ठीक। अच्छा फवाद साहब, मुझे बताइएगा कि ये मोहम्मद हफीज़ के साथ आखिर क्या माजरा है? उनके साथ हमेशा ऐसे तनाज़ात क्यों होते हैं? क्या बोर्ड उनके साथ वाकई कोई दोहरा म्यार रखता है? उनको कहा गया कि आप अचानक से कि आप 12 तारीख को रिपोर्ट करें, जबकि कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर और भी खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, और उनको इजाज़त दी गई है कि वो वहाँ पर रुकें और थोड़ा और वक्त लेकर वापसी आएँ, जबकि मोहम्मद हफीज़ के साथ बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट किया गया है। देखिए गलत है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप कैसे मतलब एक खिलाड़ी को आप डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। ये रमीज साहब के मैं समझता हूँ कि आने या ना आने से पहले की बात है। मतलब इस पे बात जरूर लेकिन करनी चाहिए कि आप इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए कि हम ये रवैया रखें प्लेयर्स को कि आप वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने गए हैं, लीग क्रिकेट आपकी इजाज़त से गए हैं, और ये कोई सही चीज़ तो नहीं है ना कि आप 4 दिन पहले, और ये सारा सा शेड्यूल तो सब टूर पूरा सब पहले से प्लान किया हुआ होता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, वरना कुछ दिन बाद यही हुआ करेगा, लोग लीग क्रिकेट खेला करेंगे और आपसे कहा करेंगे नहीं जी हम इंटरनेशनल क्रिकेट ये पाकिस्तान से नहीं खेल सकते, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हर जगह
आपका एक लीग किसी टीम से होता है ना, आप पहले से प्लान कर रहे होते हैं। अब आपने उनके दो तीन मैच जो थे वो खराब करवा देंगे आप किसी क्लब के, तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं लेंगे ना आपके आगे प्लेयर्स को। सो हमें ये सोचना चाहिए हफीज तक नहीं है, ये बाकी भी प्लेयर्स खेलने जाते हैं और आखिर में अगर ज्यादा हुआ तो प्लेयर्स नहीं आया करेंगे टाइम पे, ठीक है ना खिलाएं आप। सो अब प्लेयर्स भी काफी हद तक उनको भी कोई इशू नहीं है, पैसे कमा रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, इतनी सारी लीग क्रिकेट हो रही है और अभी और बढ़ेगी। सो हमें इसमें थोड़ी बेहतरी लाने की जरूरत है, और अगर वाकई कोई ऐसी जल्दी थी या उनको खास तौर पे बुलाना था तो उसको उस पर बात करनी चाहिए थी। अब ये जो एक नया आज पीसीबी का स्टेटमेंट आ रहा है कि जी हम उन्हें ढूंढ के बताना चाह रहे थे वजह, या कि आप भी 16 को आ जाएं तो हमारा बात नहीं हो पाई, तो ये कोई तरीका नहीं है, टोटली अनप्रोफेशनल। आजकल के ज़माने में आप ये कर नहीं सकते कि बात नहीं हो पाई और हम रब्ता नहीं कर पाए, ये आज से कुछ 40 साल पुरानी बातें हैं। तो अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं अगर, और आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो इससे क्रिकेट का नुकसान होगा। फिर हम जिस कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करते हैं वो खड़ी होती हैं, और आप ऑलरेडी टीम आपकी परफॉर्म करने ही ऊपर से ये नई चीज़ें आ जाए तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये रमीज़ राजा साहब को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा हैदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान वाज वेल नोन एज अ फास्ट बॉलर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, वो पूरी दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और हम तवातुर के साथ बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स के नाम पैदा करते रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो और हमारे पास जो है वो सरफराज नवाज़ साहब होते थे, उसके बाद वसीम वखार आए, आकिब जावेद आए, उसके अलावा हमारे पास फिर शोएब अख्तर आए, मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर थे, और भी कई बड़े बड़े नाम गुजरे हैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि गुज़िश्ता कई सालों से हमारे पास कोई फास्ट बॉलर ही नहीं आ रहा इस तरीके से कि वो इन द लॉन्ग रन हमें तीनों फॉर्मेट्स जितवाए, तीनों फॉर्मेट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाए। लेकिन बॉलर हो या बैट्समैन, लेकिन वो बेसिक जो आपकी क्रिकेट होती है वहां से आते हैं। हमें क्लब क्रिकेट जो उस जमाने में होती थी वहां से बॉलर्स मिलते थे। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो क्लब क्रिकेट से डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट में आए और फिर वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन गए। अब चूंकि पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट तकरीबन खत्म हो चुकी है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी आपने खत्म कर दी है, अब आप सिर्फ रीजनल क्रिकेट है। रीजनल क्रिकेट में भी आप खुद ही प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी आप उनके ऊपर काम नहीं करते हैं, प्लेयर्स खुद मेहनत नहीं करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद भी इतना अच्छा नहीं बनाना चाहते हैं और ना ही वो पीसीबी या कोई मैनेजमेंट उस पर मेहनत करती है। तो अब वो क्रिकेट जो है वो फिर ये जो फ्रेंचाइज लीग शुरू हुई हैं, इन्होंने भी काफ़ी क्रिकेट को बर्बाद किया है। इन्होंने जो है वो क्रिकेट को एक बिल्कुल ही लिमिटेड गेम बना दिया है जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक मखसूस वक्त है जिसमें आपने जल्दी से कुछ कर देना है। तो बॉलर्स भी मेहनत नहीं करते हैं, बैट्समैन भी मेहनत नहीं करते हैं। अब वो क्रिकेट जो एक स्टाइलिश गेम कहलाता था किसी ज़माने में, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। इसीलिए ना बॉलर्स आ रहे हैं, ना फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, ना अच्छे स्पिनर। आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त कोई लेफ्ट आर्म अच्छा स्पिनर नहीं है। नोमान अली आए, वो भी 34 की एज में, उनके पास कितना टाइम है, कितने दिन और खेलेंगे, तो उनकी क्रिकेट तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। तो बॉलिंग बैटिंग सब में मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती है, ग्रूम नहीं कर रहे हैं। अच्छा फवाद साहब, मुझे बताइएगा कि हमने आज कोचेस का नया ऐलान तो कर दिया है वर्ल्ड कप के लिए, हमें ये बेहतर नहीं था कि हम सकलैन मुश्ताक और रज़ाक को ही कैरी करते, क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट कोचिंग का भी एक्सपीरियंस था इस वक्त। हालांकि जिन दो कोचेस का ऐलान किया गया है हमारे लिए वर्ल्ड कप के लिए, उनको कोचिंग का किसी भी किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि वो दे आर नोन फॉर देयर अग्रेसिवनेस, लेकिन कोचिंग का तजुर्बा बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए। तो बेहतर नहीं था कि सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काफ़ी काम किया, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का उनका हिस्सा भी रहे हैं, और साथ ही जो है वो अब्दुल रज़ाक ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है बतौर कोच। तो आपके ख्याल से उनके साथ ही नहीं कैरी करना चाहिए था, क्योंकि बहुत शॉर्ट स्टिंट है, टीम को फॉरेन कोचेस के साथ जो है वो हमारे खिलाड़ियों को यूज टू होने में टाइम भी लगता है। देखिए रज़ाक ने तो खैर कोई कोचिंग कोर्स वगैरह नहीं किया, ठीक है, ये एक साल आपने सीजन कर लिया है किसी सूबे की टीम से। हाँ, सकलैन एक ऐसे कोच हैं कि जो फॉरेन टीम्स के साथ काम कर चुके हैं, और प्लान ही को अगर कैरी करते तो बेहतर होता। उसकी वजह ये है कि ये दोनों अफराद जो आ रहे हैं नो डाउट बहुत ग्रेट क्रिकेटर्स रहे हैं, और हमने पहले भी ग्रेट क्रिकेटर्स देख के रख के फिर उन्हें फारिग किया है। वो पाकिस्तान के थे, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के हैं, तो इनका कोचिंग एक्सपीरियंस तो कोई नहीं है। तो हम फिर एक हमारा पता नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है कि जो बहुत अजीम क्रिकेटर होते हैं वो बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, हालांकि इनके अपने मुल्कों में इनकी जगहें नहीं बन पा रही, और हम इन्हें लाके एक रिस्क ले रहे हैं। प्लस मुझे नहीं, जुआ मैं कहूँगा ज़्यादा बेहतर वर्ड है जो हम खेल रहे हैं। सो कुछ समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। सो हम इस वर्ल्ड कप को शायद मेरे ख्याल से
ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जी चलें हारना तो है ही, तो अब ये जो कुछ कर सकते हैं कर लें, अगर जुआ खेल लेते हैं, अगर लग गया तो जी लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। प्लस मेरे ख्याल से जो आपका जल्दी में बजट या जो चीज़ें होंगी उसमें कोई एक्सपीरियंस या क्वालिफाइड कोच आ नहीं रहा होगा। दूसरा आप ये चाह रहे हैं कि जी ट्राई करके देख भी लिया जाए कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो उसके बेसिस पे आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर आपको कोचेस की अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है कि दुनिया भर में जो कोचेस हैं वो कहाँ कौन कौन अवेलेबल, बिकॉज हर कोच फ्रेंचाइज के साथ काम कर रहा है, कोचेस भी आपको अच्छे मिल नहीं रहे, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं तो समझता हूँ जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है कि आपको ये जो आपने इंटरिम कोचेस पाकिस्तानी अनाउंस किए थे इनके साथ ही जाके देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है। थैंक यू सो मच फवाद भाई, एंड सीनियर तजज़ियाकार सैयद हैदर साहब हमसे मुखातिब थे। थैंक यू बोथ ऑफ देम फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। और अब जो है वो हमने आज बात की है कि रमीज़ आज़ाद जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी मुंतखब भी हो गए हैं, और उन्होंने कई बोल्ड दावे किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए, उन सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए। और साथ ही हमने डिस्कस किया है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ को। कल मिलेंगे एट द सेम टाइम। इजाज़त दीजिए। थैंक यू।